जी किसी का कोई सवाल पिछली क्लास में से? कोई सवाल है? ओके, रिवाइज कर लें जो पिछली क्लास में पढ़ा था। कोई जवाब नहीं? हम भी क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? अच्छा, एफिशिएंसी रेशो, कैपेसिटी रेशो, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशो। जी आपके साथ बात हुई थी स्टैंडर्ड की, बजटेड की और एक्चुअल की। ठीक है, स्टैंडर्ड बजटेड पर यूनिट पे सेम होते हैं, ऐसे ही है, लेकिन जब टोटल की बारी आती है तो टोटल में ये दोनों सेम नहीं होते हैं। क्यों सेम नहीं होते? इसलिए सेम नहीं होते कि टोटल स्टैंडर्ड आवर्स जो हैं वो एक्चुअल आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई होकर आते हैं और टोटल बजटेड आवर्स जो है वो बजटेड आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई होकर आते हैं, ऐसे ही है। ओके, यहीं से हमने एफिशिएंसी और कैपेसिटी निकाली थी और एफिशिएंसी को हमने क्या फार्मूला होता है एफिशिएंसी का? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल एक्चुअल आवर्स टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू 100। एफिशिएंसी। कैपेसिटी टोटल एक्चुअल आवर्स टेकन फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय टोटल बजटेड आवर्स, ठीक है जी, और इनटू 100। और वॉल्यूम प्रोडक्शन में हम क्या करते थे? हम दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास नेट रिजल्ट आ जाता था कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? जी आपको दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि ये जो हमने एफिशिएंसी रेशोज़, कैपेसिटी रेशोज़ पढ़ी हैं, ये एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, कोई 3-4 नंबर का, 5 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन वो दे सकता है या वैसे आपसे किसी सवाल का पार्ट बना के पूछ सकता है। तो ये एक पार्ट था इस चैप्टर का जो कि अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसी चैप्टर के एक दूसरे पार्ट की तरफ जा रहे हैं जिसके अंदर कुछ और बातें हैं। ओवर टाइम की बात करेंगे, बोनस की बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे और देखेंगे कि क्या ओवर टाइम अगर हम किसी को पे करें तो क्या ओवर टाइम हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है कि नहीं होता, या बोनस अगर हम किसी को पे करें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल होता है कि नहीं होता। तो सबसे पहले हम ओवर टाइम की बात करेंगे। ओवर टाइम के बाद जो आपके बाकी दो मोड्स ऑफ पेमेंट रह गए हैं, सैलरी और पीस वर्क, उनकी बात करेंगे, फिर हम बोनस की तरफ आएंगे। ठीक है, जब ये पार्ट बोनस तक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आखिरी पार्ट इसका एक और है, वो फिर इंशाल्लाह देखेंगे जब बारी आएगी। ठीक है जी, तो अब आप लोग हेडिंग बना दीजिए जी ओवर टाइम की। बल्कि ओवर टाइम की ना बनाए, पहले हेडिंग आप बनाइए कॉन्ट्रैक्ट आवर्स की। कॉन्ट्रैक्ट आवर्स, कॉन्ट्रैक्ट आवर्स स्लैश नॉर्मल आवर्स, इसके 5-6 नाम है, लिख दीजिए सारे। कॉन्ट्रैक्ट आवर्स स्लैश नॉर्मल आवर्स स्लैश एग्रीड आवर्स, agreed hours slash minimum hours slash basic hours। बेसिक जी, BASIC, बेसिक आवर्स। ये गालिबन 5 नाम मैंने आपको लिखवाए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल ICAP करता है वो बेसिक आवर्स है जो करता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है वो बेसिक आर है, लेकिन बाकी भी लफ्ज़ आ सकते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखें, फिर आपको मैं पूरा सर्कल समझाता हूँ कि ये बात चलती कैसे है। लिखिए जी, वट एवर रिटर्न इन एम्प्लॉय एग्रीमेंट, वट एवर रिटर्न इन एम्प्लॉय एग्रीमेंट रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, वट एवर रिटर्न in employee agreement regarding working hours is known as basic hours, normal hours, जो मर्जी लिख लें। ठीक है जी, जब आप लोग इंटरव्यूज पे जाएंगे, आपकी जब जॉब्स आप ढूंढेंगे, आप इंटरव्यूज पे जाएंगे तो आपका इंटरव्यू एक शुरू होगा और जब आपको इंटरव्यू में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको एक ऑफ़र दी जाएगी, आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आपका एक एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा अपने ऑफिस की तरफ से। वो जो एम्प्लॉयमेंट लेटर होगा उसके अंदर लिखी होंगी तमाम शराइत, टर्म्स एंड कंडीशन, आपने क्या क्या काम करने हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे और आपके ऑफिस टाइमिंग्स लिखे होंगे। और नॉर्मली ऑफिस टाइमिंग्स जो चल रहे होते हैं वो चल रहे होते हैं जी 9 AM to 5 PM, ये बात उसके अंदर लिखी होगी।
कि आपने 9 AM to 5 PM जो है वो ऑफिस में काम करना, ठीक होगी बात। 8 घंटे बन गए, ऐसे ही है। इसका मतलब यह है कि आपने डेली ऑफिस में 8 घंटे गुजारने और वहां पे काम करना है, ठीक होगी बात। ये जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स, इनको बोलते हैं बेसिक आवर्स या नॉर्मल आवर्स। अब इसका क्या मतलब है, अगर 5 बजे आपका कोई काम चल रहा है, जैसे ही 5 बजे काम बंद करें घर जाए, या कोई आधा पौना घंटा, घंटा, 1.5 घंटा ऊपर भी बैठना पड़ सकता है, बिल्कुल बैठना पड़ सकता है, नौकरी है इसमें तो ऐसा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5 बजे घर आएंगे, हो सकता है कि आपको काम करते करते 8 बज जाए, ऐसा नॉर्मल है, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल आपकी ज़िंदगियों में होगा, ठीक है। आर्टिकल्स में आ जाए तो उसमें आपको बेहतर पता है कि क्या होगा, ओके। तो अब मुझे बताएं कि आपका एग्रीमेंट था 8 घंटे का, काम आपने 11 घंटे कर दिया, तो ये जो बकाया 3 घंटे थे आपके जो आपने एक्स्ट्रा लगा दिए, ये क्या चीज़ थी, इसको बोलेंगे ओवर टाइम, यानी नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अलावा जो आपने काम किया इसको बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक होगी बात। इंशाल्लाह जब आप लोगों के ये आर्टिकल्स लगेंगे सी एंटर करने के बाद, तो आप लोग सुबह 9 बजे दफ्तर जाया करेंगे और 5 बजे आपकी वापसी होगी, लेकिन वो 5 PM नहीं होगा, वो 5 AM होगा, ठीक है। हाँ रूटीन है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, कभी कभार तो रात घर ही नहीं जाएंगे आप, ठीक है। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि राउंड द क्लॉक आप उधर ही होते हैं, नाश्ता भी उधर है, सो भी जाते हैं उधर ही, ठीक है। ऐसा भी हुआ है, नीचे आप कारपेट में सो जाते हैं आराम से, तो सोफों में सो जाते हैं, कोई पता नहीं, आजकल तो सबके साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन 10-11 बजे तक बिठा लिया जाता है उनको भी, ठीक है। तो इतना ज़हन में रखिएगा कि 10 बजे तक बिठा लिया जाएगा। अच्छा यहाँ पे याद आ जाता है हम ये हैं, ओके, आगे पीछे, अच्छा है छोड़े, ये तो बड़ी कलादा बहस है। तो खैर एनीवेज, तो अब सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपको सुबह 9 से रात 10 बजे तक 13 घंटे के लिए बिठा लिया गया, फिर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर मेरा तो 9 से 5 आपके साथ एग्री हुआ है, मैं तो नहीं 5 बजे के बाद बैठूंगा। आप लीगली कर सकते हैं ऐसे, लीगली आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं। आप कह सकते हैं सर आपने जो मुझे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया था उस पर तो 9 से 5 लिखा हुआ था, ये क्या बात हुई आप मुझे 8 बजे तक बिठा रहे हैं। लीगली आप बिल्कुल उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बताऊं क्या है, पॉइंट ये है कि अगर आप उसे लीगली चैलेंज कर देंगे ना, तो नौकरी तो गई आपकी, ये तो बात ज़हन से निकाल दें। और फिर मसला एक और मसला ये कि आपको पता है कि सारे आपस में एक दूसरे को इंडस्ट्रीज जानते हैं, आप कहीं और नौकरी ढूंढेंगे, वो कहेगा वो ना रखी, ये इस तरह का बंदा है, तू इसके साथ एग्रीमेंट इस तरह का करेगा ना, ये तू उसको लेट बिठाएगा, जाके अदालत में तुझे चैलेंज कर देगा, ना रखी नौकरी पे, फारग आदमी है। अब वो जारी बात है कि चेन चलेगी, सबको पता लग जाएगा कि आप किस तरह के, आपको कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। तो इसलिए फिर कहीं ना कहीं बंदे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और बंदा कहता है चल यार 8 बजे तक बैठ ही जाते हैं, फिर क्या हो सकता है। फिर अगला सवाल यहाँ पर आता है कि यार अगर आप 8 बजे तक बैठ गए और 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, क्या मुझे एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मांगने चाहिए? दूसरा सवाल ये है। तो भाई जहां तक मैनेजमेंट के लोगों का ही बात है, जैसे आप लोग ऑफिस नौकरी करेंगे, ऑफिस की जॉब होगी आपकी, इन लोगों को ओवर टाइम कोई नहीं मिलता, सीधी सी बात है। आप चाहे रातें लगाएं, चाहे 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठें, चाहे 10 घंटे एक्स्ट्रा बैठें, 6 घंटे एक्स्ट्रा बैठें, आप लोगों को कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। ये ओवर टाइम स्पेसिफिक होता है लेबर के लिए, लेबर वो जो फैक्ट्री में काम कर रही होती है, ओवर टाइम एक्स्ट्रा उसी को ही मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मैनेजेरियल स्टाफ के लिए कोई ओवर टाइम नहीं होता, ओवर टाइम जो होता है वो सिर्फ लेबर के लिए होता है, ठीक है। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ लेबर का ही ओवर टाइम होगा। अब ओवर टाइम होता क्या है? ओवर टाइम जो आप काम नॉर्मल आवर्स के ओवर एंड अबव करते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। जो आपके नॉर्मल आवर्स एग्री हुए थे कि आप 8 घंटे काम करेंगे, ओवर एंड अबव इससे जितना भी आप काम करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर टाइम आवर्स, ठीक होगी बात। एक बात तो ये तय होगी कि ये नॉर्मल आवर्स के अलावा होता है। अगला सवाल मेरा ये है कि आपका एग्री हुआ था कि आपको मिलेंगे 1 घंटे के 100 रुपए बेसिक आवर पे, क्या ओवर टाइम का रेट भी 100 रुपए होगा, या इसका ज्यादा होगा या कम होगा? नॉर्मली इसका रेट ज्यादा होता है। क्यों? इसीलिए कि आप लेबर को बोलते हैं कि भाई तुमने ज्यादा काम करना है तो तुम्हें लेट बैठना पड़ेगा। वो कहेगा सर लेट बैठ जाऊंगा, पैसे लगेंगे। चलो ठीक है, बाकियों के 100 ले रहे हो, इसके भी 100 सर वजह, एक्स्ट्रा बैठने का कुछ तो ज्यादा फायदा होना।
तो फिर एक्स्ट्रा बैठने के आप उसको 100 नहीं देंगे, 150 दे देंगे, 120 दे देंगे, 200 दे देंगे, ये तो आपका और उसका एग्रीमेंट है, जितने में भी हो जाए। तो याद रखिएगा कि ओवर एंड अबव जो हमारे नॉर्मल आवर्स से आवर्स होते हैं उनको ओवर टाइम आवर्स कहते हैं, और ओवर टाइम आवर्स का जो रेट होता है वो कभी भी नॉर्मल आवर के बराबर नहीं होता, वो हमेशा नॉर्मल आवर्स के रेट से ज़्यादा ही होता है। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? ओके, चलें जी। अगली बात मुझे ये बताइए कि ओवर टाइम लगता क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ओवर टाइम? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, और छोड़ गए? कौन छोड़ गए? कुछ लोग छोड़ गए उनका काम करने के लिए ओवर टाइम। अच्छा, दूसरों का काम करने के लिए ओवर टाइम, ठीक है, और नॉर्मल आवर्स में काम कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद ओवर टाइम लगाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ जी बताएं। आपको ये बात अच्छी लगेगी कि आप आर्टिकल्स में जाएंगे सुबह 9 बजे और आपको सारी रात बैठा लिया जाएगा, ओवर टाइम लगवा रहे हैं, आपको ये बात अच्छी लगेगी? पैसे नहीं मिलेंगे? क्यों? वो छोड़, पैसे नहीं, पैसे मिलेंगे। अब तुझे आर्टिकल में पैसे मिलेंगे ओवर टाइम की क्या बात कर रहा है? आर्टिकल में स्टेपमेंट मिल जाए, बड़ी बात है। हाँ जी, ओवर टाइम लगाएंगे, अच्छी बात होगी, अच्छा लगेगा आपको क्या नहीं? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? फिर क्यों लगाएंगे ओवर टाइम? क्यों लगेगा ओवर टाइम? क्यों? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, टाइम पे नहीं होता काम, 8 घंटों में काम नहीं होता। ओके, इसकी रीज़न सुन लें। 2-3-4 वजूहत हैं इसकी जो बड़ी जनरल वजूहत होती हैं। एक वजह ओवर टाइम की ये होती है कि आपके कस्टमर ने कोई आपको इस तरह का एक ऑर्डर दे दिया जो कि आपके नॉर्मल प्लानिंग से हट के है, ठीक है। तो अगर आपको नॉर्मल प्लानिंग से हट के मिल जाएगा ऑर्डर तो ओवर टाइम है। आजकल हालात है, बेहतर समझते होंगे आप लोग, टेलर्स, दर्जी, बस आगे आपको सारी बात पता है कि दर्जियों के क्या हरकत है सबके साथ। आजकल तो दर्जी लेवल ही उनका हुआ है, आजकल दर्जी दर्जी हैं, टेलर ही टेलर है हर तरफ। तो खैर एनीवेज, दुखती रह गया मेरी, छोड़ दें इसको। तो ओवर टाइम आपकी क्यों है यार? तुम कौन सा शादीशुदा हो? तो ख्वार तो मुझे होना पड़ता है ना। ओके, तो ओवर टाइम उसके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो ओवर टाइम लगा रहा है। एक वजह ये हो गई। दूसरी वजह क्या हो गई जी? जैसे इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन हमने बहुत ज़्यादा अचीव करनी है तो उसके लिए भी ओवर टाइम लगता है। तीसरी जो एक चीज़ है ना जिसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था वो ये था कि आपकी अपनी मिस मैनेजमेंट होती है जिसकी वजह से आप नॉर्मल आवर्स में अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। अब पूरा सेशन पढ़ना नहीं अगर उसमें फिर आप लोगों के ओवर टाइम लग रहे होते हैं, क्या नाहली है? अगर साथ साथ प्रॉपर मैनेज काम किया होता तो फिर ये नौबत ना आती। तो यही काम ना कुछ यहाँ पर भी होता है कि आप शायद 9 से 5 तक अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपको ओवर टाइम लगाना पड़ता है। ठीक होगी बात? और मैं आपको अगर अपनी प्रैक्टिकल बात बताऊं तो प्रैक्टिकली ये 8 घंटे जो होते हैं ना, इसमें अगर आपने टका के काम किया हो ना तो ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं आती। जितना मर्जी काम हो आप 8 घंटे में मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी टफ डेडलाइन कोई भी नहीं देता कि बस 2 दिन में पूरा ऑडिट ख़त्म करो, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, ऑडिट के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम दिया जाता है और अगर इस 8 घंटे को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए तो हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम आराम से 9 के बजाय 10:30 बजे ऑफिस आते हैं, फिर आते साथ ही हमें भूख लग जाती है क्योंकि नाश्ता तो हम घर से करके नहीं आता, फिर हमने नाश्ता करना होता है, फिर हमने चाय बनानी होती है किचन में जाके, वो पीनी होती है, तो 12-12:30 बज जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो अच्छा आज काम क्या करना है, सोचते हैं, फिर हम सोचते हैं कि आज क्या काम करना है, सोचते तो 1:30 बज जाता है, फिर भूख लग जाती है, फिर हमने दोपहर का खाना खाना होता है, दोपहर का खाना खाना होता है तो फिर जाहिर बात है सुबह 6 बजे सोए थे, 10 बजे उठ गए थे, नींद आ जाती है, फिर चाय पीनी पड़ती है, तो करते करते 5 तो हम यूं ही बजा देते हैं। उसके बाद फिर हम सोचते हैं अच्छा आज क्या काम करना है, आपको ज़रा आंखें खुल गई, हम ज़रा कुछ काम करते हैं, फिर काम करने बैठते हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको हमारे प्रोफेशनल ज़िंदगी में वाकई में नज़र आएंगी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसे ही है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये वजूहत नज़र आएंगी। तो बहरहाल आप जब लोग ऐसी पोजीशंस पे आएंगे तो इस रवायात को आपने ख़त्म करना है। हमने तो बड़ी कोशिश की थी, हम तो नहीं कर सके, लेकिन शायद आप कर लें। ठीक है जी, तो ये कुछ वजूहत हैं जो कि हमारी ओवर टाइम की लगती हैं। इसमें एक हो जाएगा टफ़ डेडलाइंस हो जाती हैं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा टफ़ किस्म की डेडलाइंस हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अचीव करनी है, ये बात आ जाती है। कस्टमर का कोई ऑर्डर आ गया है जो आपने डिलीवर करना है, आउट ऑफ द वे, प्लान से बाहर हट के आया, तो ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपका ओवर टाइम लगता है। बात समझ आ गई सबको? ओके, अब यहाँ पे कुछ आप लिखें डेफिनेशंस। हेडिंग बनाए ओवर टाइम, ओवर टाइम आवर्स।
लिखें जी ओवर टाइम आवर्स की डेफिनेशन, आवर्स ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स, आवर्स ओवर एंड अबव नॉर्मल वर्किंग आवर्स hours over and above normal working hours are called overtime hours. बात समझ आ गई? अगली हेडिंग बनाइए बेसिक रेट की, बेसिक रेट। बेसिक रेट लिखिए डेफिनेशन, hourly rate agreed for, hourly rate agreed for normal hours, hourly rate agreed for normal hours hourly rate agreed for normal hours is known as basic rate. Hourly rate agreed for normal hours is known as basic rate. नेक्स्ट हेडिंग बनाइए ओवर टाइम रेट। ओवर टाइम रेट, द रेट पर आवर, द रेट पर आवर पेड टू द वर्कर, द रेट पर आवर पेड टू द वर्कर फॉर ओवर टाइम आवर, फॉर ओवर टाइम आवर is known as overtime rate. The rate per hour paid to the worker for overtime hour is known as overtime rate. ओके जी, मिसाल के तौर पे आपका एग्रीमेंट हुआ था कि आपने एक वीक में 40 घंटे काम करना है और आपको हर घंटे के 200 रुपये मिलेंगे। ठीक होगी बात? क्या ये एग्रीड आवर्स हैं आपके? तो इनको हम क्या बोलेंगे, एग्रीड आवर्स या फिर बेसिक आवर्स। ये वो पैसे हैं जो कि एग्री हुआ है कि आप जो काम करेंगे हमारे साथ बेसिक आवर का, हम आपको हर बेसिक आवर का काम करने के बदले 200 रुपये देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये बेसिक रेट है। ठीक होगी बात? और साथ ही आपको कह दिया कि अगर आप कोई ओवर टाइम लगाएंगे तो मिसाल के तौर पे हम आपको हर घंटे का 260 रुपया देंगे। इसको क्या बोलेंगे, ओवर टाइम रेट। बात समझ आ गई? यहां तक बात ठीक है? एक कॉन्सेप्ट अब मैं यहां पर और लिखने लगा हूं। मुझे बताइए ओवर टाइम पे आपको कन्विंस करने के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया जा रहा है? 60 रुपीज। ये बात सबको समझ आ गई? तो आपको जो प्रीमियम दिया जा रहा है ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम पे कन्विंस करने के लिए, वो कितना है जी? अगर मैं ओवर टाइम रेट में से बेसिक रेट निकाल दूं, यानी कि 260 में से 200 निकाल दूं, तो ₹60 पर आवर वो प्रीमियम है, वो लालच है जो कि मुझे दिया जा रहा है कि अगर मैं ओवर टाइम करता हूं। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? तो ओवर टाइम प्रीमियम भी यहां पर आप लिख लें कि ये 60 रुपीज है। ओके, और ओवर टाइम प्रीमियम की पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद फिर आप ये एग्जाम्पल बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। मैंने अभी इससे वैसे आगे चलना है, लेकिन आप ओवर टाइम प्रीमियम पहले डेफिनेशन लिख के फिर ये नीचे लिखिएगा। लिखिए जी, हेडिंग बनाए ओवर टाइम प्रीमियम। दो डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे, बल्कि एक ही लिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन ओवरटाइम आर्ली रेट, द डिफरेंस बिटवीन ओवरटाइम आर्ली रेट and basic hourly rate
is known as overtime premium. The difference between overtime hourly rate and basic hourly rate is known as overtime premium. ओके इसके बाद आप ये फॉर्मूला इसका लिखें, ये फॉर्मूला इसका लिखें। फॉर्मूला ये लिखने के बाद, सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखने के बाद एग्जाम्पल बनाएं और ये सारी चीज़ें लिखें एज इट इज़ जो मैंने आपको लिखवाई हैं, फिर हम इससे आगे चलते हैं। हाँ वर्किंग आवर कह लें, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। वर्किंग आवर्स में तो ओवर टाइम वर्किंग आवर भी होते हैं ना, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। परसों लास्ट वर्किंग डे, थर्सडे को ऑफ है, थर्सडे से छुट्टी है, और फिर वापसी कब है? ट्यूसडे को, सोचा नहीं। ओके वैसे थर्सडे से मंडे तक है ना छुट्टी? अच्छा ओके, चेंज तो नहीं हुआ इसमें कुछ रद्दो बदल? कम ही होंगी, ज़्यादा तो नहीं होंगी। राजू मुजम्मिल साहब नोट कर लिया सारा? ओके बैठना पड़ा, बैठ जाओगे फॉर्म में रात 12-1-2 बजे तक? पक्की बात? कुछ कहोगे नहीं? एहतजाज प्रोटेस्ट कुछ नहीं? कोई बात नहीं, बैठा रहना। तो लाहौर के रहने वाले, लाहौर के बाहर रहने वाले? बाहर तभी बैठा रहेगा यहाँ पर, घर जाके हॉस्टल जाके क्या करना? चलो यहाँ पर रोटी तो मिलेगी, सिर्फ एसी तो चल रहा है ना। सही बात है, ऐसे ही लोग खराब करते हैं सारा कुछ। नाश्ता भी क्लाइंट से, दोपहर का भी, रात का भी, चाय भी, सब कुछ उधर ही। दूसरे जूनियर्स को भी बिठा के रखते हैं। कोई नहीं, बददुआएं मिलेंगी। एक मेरा सीनियर था, वो इस तरह का था बड़ा अच्छा वैसे, लेकिन इस तरह का ही था वो छोड़ क्या जाके कर रहा है, बेचारा हॉस्टल में रहता था। तो उसको था कि यार चलो क्लाइंट से ही खाना मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वो बैठ जाए रात 10-11 बजे बैठा कर रहता था। पेपर नहीं पास होते थे उसके। मैं कहता था यार मेहनत बड़ी करता हूँ, पेपर नहीं पास होते। किसी में जरूरत नहीं होती थी कुछ कहने की कि भाई दुआएं भी लेनी होती है, ठीक है, तब पेपर पास होते हैं। खैर एनीवेज, नोट हो गया जी सबका? ओके अब अगर मैं यहां पर एक चीज ऐड कर दूं कि लेट्स एज्यूम ओवर टाइम आवर्स इस भाई साहब ने लगाए 5 घंटे, क्या आप मुझे टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करके दे सकते हैं? हाँ जी बताएं, टोटल लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करके दे सकते हैं? 2 मिनट लगाएं। हंस रहा है मेरा भाई? खैर है? अच्छा कैलकुलेट कर रहे थे जी। मैंने डाटा लिख दिया आपके सामने, मुझे जरा 1 हफ्ते की लेबर कॉस्ट निकाल दें। हाँ मैंने बता दिया 40 आवर्स पर वीक है ना, 40 घंटे एक दिन में तो नहीं हो सकता। 40 घंटे वीक के नॉर्मल आ रहे हैं, 5 घंटे ओवर टाइम है, रेट आपके सामने है। मुझे जरा टोटल लेबर कॉस्ट निकालने कितनी है। मुझे उम्मीद है सब एक तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको असल में दूसरा तरीका सिखाना है इसलिए कैलकुलेट करवा रहा हूं। हाँ भी प्रोमैक्स 9300। ओके कैसे कैलकुलेट किया, किसको किससे मल्टीप्लाई किया? ओके भाई ने कैलकुलेशन की, भाई ने सबसे पहले निकाला जी बेसिक पे जी। आपने 40 को 200 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे किया? ओके अभी जरा नोट ना करें प्लीज, देख लें कितना बना जी, 8000। उसके बाद आपने ओवर टाइम पे निकाला,
ओवर टाइम कितना है जी 5 घंटे, और रेट कितना है 260, कितना बना जी 1300। आप लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, ठीक है, तरीका गलत नहीं है, तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई कैप है ना, उसको ऐसे आसान तरीके पसंद नहीं आते, ठीक है। क्या बनता है जी बताए, कितना 9000, कितना बनता है 300, आंसर सेम है, आंसर सेम है। वो कहता है मुझे तो ऐसे पसंद है, ठीक है। और ये किया क्या है हमने, ये भी जरा देख लें। आपने क्या किया, आपने सिंपल उठाए बेसिक आवर्स, यहां पर ये 200 क्या है जी, सॉरी 40 क्या है बेसिक आवर्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी बेसिक रेट पर आवर से, यही किया आपने। ओके, यहां पर आपने क्या किया जी, ओवर टाइम आवर्स मल्टीप्लाई कर दिया जी ओवर टाइम रेट, आपने बिल्कुल सिंपल चीज रखी, गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ठीक। लेकिन आई कैप जो प्रेजेंटेशन दिखाता है ना, वो ऐसे दिखा रहा है, उसके जो सोल्यूशन आते हैं ना, वो ऐसे प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। क्या कर रहा है जी, वो करता है जी बेसिक आवर्स प्लस ओवर टाइम आवर, पहले इनको टोटल करता है और इसको मल्टीप्लाई कर देता है बेसिक रेट के साथ, तो आपका आ जाता है 9000। ओके, यहां पे वो क्या करता है जी, ओवर टाइम आवर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देता है ओवर टाइम प्रीमियम के साथ, बस। आई कैप शायद इन फॉर्मूलाज पे चल रहा है, बात समझ आ गई। आंसर दोनों सूरतों में ठीक आता है, दोनों में गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप ऊपर वाला लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन चूंकि आई कैप वो नीचे वाला तरीका कर रहा है, तो अगर आप वो कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ओके, आंसर नंबर्स में कोई गलती नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आई कैप ऐसे कर रहा है। तो अब आप ये सोल्यूशन लिखें और साथ फॉर्मूला जो रेड से मैंने लिखे हैं वो भी साथ लिख दें, ताकि कल को आपको याद रहे कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके
चलें जी आगे। ओके, हैंडआउट्स पे आइएगा। पेज 199 पे एग्जाम्पल 2 नजर आ रही होगी, बिल्कुल एंड पे। सॉल्यूशन देखने वाली दुआ सबको याद होनी चाहिए। ओके जी, इफ द बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर इज ₹6 एंड ओवर टाइम रेट इज टाइम एंड अ हाफ। मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा बीच में। इफ बेसिक रेट ऑफ पे पर आवर इज ₹6 and overtime rate is time and a half, then calculate the overtime premium for 12 hours worked in excess of the basic requirements of 8 hours per day। खत्म सवाल। ओके, सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं है, वो तो दुआ मांग चुके हैं मैम, बाकी आगे आपकी मर्जी। If the basic rate of pay per hour is ₹6 and overtime rate is time and a half, then calculate the overtime premium for 12 hours work in excess of the basic requirement of 8 hours per day। सॉल्व कर दें सवाल। आपने लेबर कॉस्ट निकालनी है, टोटल लेबर कॉस्ट जो भी निकाली है ना, दोनों तरीकों से निकाल दें मुझे। लफ्ज लिखा हुआ है टाइम एंड अ हाफ, नजर आ रहा है सबको? इसका मतलब होता है 1.5। ठीक है, टाइम का मतलब होता है जो बेसिक रेट है ना वो, और जमा बेसिक रेट का हाफ। ठीक है, टाइम एंड हाफ का मतलब ये होता है। जी हो गया सॉल्व। ओके, दोनों तरीकों से करते हैं भाई। सबसे पहले बेसिक पे जी बताइए, बेसिक आवर्स कितने हैं? बेसिक आवर्स 8 है। ओके, और बेसिक रेट क्या है जी? 6। तो ₹। ओवर टाइम आर कितने हैं? 4। और ओवर टाइम रेट कितना है जी? टाइम एंड हाफ। ये देखिए 6 + 6 का हाफ, ऐसी बनेगी बात। ऐसी यानी 6 + 3 यानी 9 बनेगा। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 4 × 9 और 36। ऐसे ही है, तो गलत तो नहीं हो गया? ओके, तो टोटल लेबर कॉस्ट बताइए कितनी बनती है? 84। अब दूसरे तरीके से करते हैं, आईकैप वाले तरीके से। बेसिक पे बताइए जी, टोटल 12 घंटे काम हुआ है, तो 12 घंटे को बेसिक रेट से मल्टीप्लाई करें तो 72। उसके बाद ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम से ओवर टाइम आवर्स पे लगेगा। ओवर टाइम आवर्स हैं जी 4,
और प्रीमियम है 9, सॉरी आई एम सॉरी 3, ओवर टाइम प्रीमियम है 3, 12 और आंसर आपका वही 84। अच्छा भला डॉक्टर बन रहा था, किधर आ गया यार? डॉक्टरी छोड़ के आया ना, इंजीनियरिंग छोड़ के आया। कौन सी इंजीनियरिंग छोड़ के आया? कौन सी? मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आया। अजीब आदमी है तो यार। किधर अब अच्छा रहा? अब अजीब पुट्ठे तरीके से कैलकुलेशंस करता रहता। कितने साल पढ़ लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद? दाखिला छोड़ा था? कहाँ पे दाखिला हुआ था? यूटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़ के तो इधर आ गए। कमाल हो गई यार। कितने नंबर थे एफएससी में? कितने? 1066। तुम्हें शर्म नहीं आती? 1066 नंबर लेते हैं। और कौन इंजीनियरिंग छोड़ के आया हुआ? कौन सी? यूटी से? क्या बात है यार, पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह सारे। और डॉक्टरी छोड़ के कौन आया हुआ? जब बाकी सारे मेरे जैसे हैं कि एडमिशन नहीं हुआ, मुंह उठा के सीए में आ गए, वही लोग हैं ना सारे। मैं भी इंजीनियरिंग छोड़ के आया हूँ जी, सीधी सी बात। ख्वार होने का मुझे भी शौक था। मेरा भी यूटी में इलेक्ट्रिकल में हो गया था दोस्त, छोड़ दी। एडमिशन के पैसे अब्बू ने दिए थे खा के, तो मैं आ गया घर। मैं कहा छोड़ो अब्बू, क्या एडमिशन करा, जब सीए की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। सीए के 2 महीने की क्लासेस हो चुकी थी मेरी, तो अब्बू ने कहा नहीं जी तुम दे आओ एंट्री टेस्ट, तजर्बा ही सही। मुझे पता था ये ना हो जाएगा ना, तो मुझे कहेंगे तूने उधर ही जाना, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो खैर बस फिर मैंने दाखिला ही नहीं कराया। मैंने कहा मैंने पैसे नहीं देने, तो वो जो पैसे दिए थे वो मैंने दोस्तों के साथ बर्गर खा लिया था। चलें जी, मोड ऑफ पेमेंट पे वापस आए। कोई डॉक्टरी छोड़ के आया है? एनीवन? कोई भी नहीं? नहीं, आप में से प्री मेडिकल का कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं है प्री मेडिकल का? अच्छा आप हैं, तो आपने एंट्री टेस्ट दिया था मेडिकल का? तो कितना नंबर आया था आपका? बताने वाला है? नहीं, वो मैंने सुना है कोई 3100 के 3200 सीट्स होती हैं, इतनी होती है ना? तो आपका क्या नंबर था? अच्छा नहीं बताने वाला, ठीक है कोई बात नहीं। चलें जी, मोड ऑफ पेमेंट पे आ जाएं। आर्ली रेट हमारा हो गया, सैलरी पे आ जाइए। डॉक्टर बन जाते, किसी के काम तो आते, अब पता नहीं क्या करी जाएंगे इधर बैठ के। सैलरी पे आ जाइए। अच्छा फैसला हुआ, गलत हो गया? अच्छा फैसला है, हाँ भाई। हाँ सर है, बोल नहीं रहा आप। हाँ भाई, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया कि वो उनके साथ अच्छा हो गया हमारे साथ, ये तो भी वक्त ही बताएगा। अभी तो शुरू भी नहीं हुआ सीए, वो तो आर्टिकल में जाके शुरू होगा, जब सुबह 9 से रात 10 तक होगा। क्या होगा? ऑफिस होगा, फिर क्लासेस होंगी, फिर पढ़ना भी होगा। ऐसे ही होता है ना। अभी तो वक्त आना है मेरे दोस्त, तब पता लगेगा सीए किस तरफ जा रहा है। लिखे नहीं सैलरी के नीचे। हौसला दिया करें, हौसला। यार अब तो आसान हो गया बड़ा यार। अब तो आपको पेपर मर्जी का 1 उठा लें, 2 उठा लें, 3 उठा लें, अपनी मर्जी से पेपर उठाएं। ऑनलाइन क्लासेस जब दिल करे क्लास, उधर ही ऑफिस बैठ के क्लासेस ले लें। ये तो हम जैसे ख्वार लोग थे यार। सुबह 9 से 6 दफ्तर, 6 से 9:30 हमारी क्लासेस भी रोज़ होनी थी। पेपर भी 4 ही उठाने, 4 से कम उठाने ही नहीं है। 4 पेपर उठाते थे हम फाइनल के। उसके बाद अक्सर क्लासेस के बाद वापस ऑफिस बुला लिया जाता था, वहाँ चले जाते थे। फिर घर आके पढ़ना भी होता था, कल होमवर्क भी करना है वरना सर क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो ये हमने तो ऐसे किया हुआ भाई। तो मेरी तो रूटीन थी कि मैं रात को अगर घर जाता था 11 बजे पढ़ना शुरू करता था, 4 बजे तक पढ़ता रहता था। सुबह 8 बजे 9 बजे फिर ऑफिस। ऐसे किया हुआ सीएम ने तो। अब तो ज़िंदगी सुकून में है मेरे भाई। उस वक्त मैं ऑनलाइन का कोई रवाज कॉन्सेप्ट नहीं था, पता ही नहीं होता था कि ऑनलाइन भी कुछ हो सकता है। कोविड जो नहीं आया था। अब तो ऑनलाइन है, आप लोग आराम से बैठ के देख सकते हैं, मर्जी है, 1 पेपर उठा लें, 2 उठा लें, मौज लगी होती है। एक पेपर उठाया होता है, 1 पेपर उठा के पेपर पास कर ही जाते हैं। तो ये अब तो बहुत आसानी हो गई है यार, अब आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं है। तू तो वैसे ही माशाल्लाह 1066 वाला है, तुम्हें तो वैसे शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हौसला दे दें। लिखें जी सैलरी के नीचे, इफ मैनेजमेंट इज पेइंग टू इट्स वर्कर्स, सॉरी, ये मोड्स ऑफ पेमेंट के नीचे हमने लिखे थे ना, 3 मोड ऑफ पेमेंट बनाए थे, आर्ली रेट, सैलरी और पीस वर्क, याद है? उसमें से हम सैलरी वाला लिखने लगे हैं। तो बेशक उसी के नीचे जाके लिख लें या दोबारा से बना लें, उसके नीचे लिख लें। याद आया कुछ?
if management is paying to its workers, if management is paying to its workers on monthly slash quarterly slash yearly basis, then we can assume that labor is a fixed cost. Then we can assume that labor is a fixed cost. Now labor will receive its compensation. Now labor will receive its compensation irrespective of hours worked. Labor will receive its compensation irrespective of hours worked. In this case, labor cost is independent of in this case labor cost is independent of volume of production. एक दफा इसको रीड कर लें खुद से। जी अगर किसी भी वर्कर को मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे लिखा हुआ, वैसे क्वार्टरली ईयरली भी हुआ है, मंथली बात होती है, अगर मंथली बेसिस पे किसी को पैसे मिल रहे हो तो वो तनख्वाह कहलाती है जी, सैलरी कहलाती है, और वो फिक्स्ड अमाउंट होती है। और फिक्स्ड अमाउंट आपको पता है जी, उसका ताल्लुक वक्त के साथ होता है। जैसे ही एक वक्त ख़त्म होगा, महीना ख़त्म होगा, तो उसको तनख्वाह दे दी जाएगी। इसका ताल्लुक आर्स के साथ नहीं होता, ठीक है, इसका ताल्लुक आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ नहीं होता, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये बताना कि आपका जो एक यूनिट बना हुआ है इसके अंदर कितनी कॉस्ट इसकी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट लेबर से निकल के तो इनडायरेक्ट लेबर की तरफ चली जाती है बात। ठीक होगी बात? यही फ़र्क पड़ा था ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, कि डायरेक्ट में आप प्रोडक्ट के साथ कॉस्ट को एसोसिएट डायरेक्टली कर सकते हैं, इनडायरेक्ट में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस सूरत में फिर ये इनडायरेक्ट लेबर की हैसियत अख्तियार कर लेता है अगर ये सैलरी की बेसिस होंगी। क्लियर होगी बात? फिर ये कैसे इसको कॉस्ट में शामिल करते हैं वो हम ओवरहेड्स के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। बात समझ आती है यहाँ तक किसी का कोई सवाल? सैलरी में बस यही बात थी। आखिरी है पीस वर्क। और थक तो नहीं गए लिख लिख के? मोबाइल फ़ोन वालों, व्हाट्सएप वालों, वहाँ भी स्पीडें चेक किया करो, बगैर देखे टच स्क्रीन पर लिख रहे होते हैं। कमाल की नस्ल है वैसे हमारी भी, कमाल का, बड़ी तरक्की की हम लोगों ने। हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे, आप लोग खेलते हैं क्रिकेट? कौन खेलता है क्रिकेट रेगुलरली? थे नहीं है? छत, अजीब आदमी है तू। कौन कहाँ पे खेलते हो क्रिकेट? वीकेंड पे मोबाइल पे क्रिकेट खेलते हैं, कमाल है जी मेरा भाई। हाँ भाई प्रोमैक्स, कोई क्रिकेट नहीं खेलते तुम? अजीब आदमी हो यार, मोबाइल रखा हुआ उस पर खेलते हो। पबजी वाले, हाँ पबजी वाले लोग हैं सारे, टिकटॉक वाले हैं सारे, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं आप लोग। खैर लिखें पीस वर्क जी, लिखें जी पीस वर्क। इसके साथ लिखिए ब्रैकेट में यूनिट बेसिस और आउटपुट बेसिस। पीस वर्क के दो नाम और हैं, यूनिट बेसिस स्लैश आउटपुट बेसिस। लिखिए जी इसकी डेफिनेशन। इन दिस मोड ऑफ पेमेंट, अभी तो पूरा सवाल लिखवाना है आप लोगों को, अभी तो इसकी आगे दो टाइप्स हैं वो भी लिखवानी है मैंने।
व्हाट्सएप वालों, इन दिस मोड ऑफ पेमेंट प्रोडक्शन वर्कर्स आर पेड according to the number of units produced by them. According to the number of units produced by them. In other words, labor cost is directly proportional to the units produced. Labor cost is directly proportional to the number of units produced. जी यहाँ पर आपको एक यूनिट बनाने के पैसे मिलते हैं, एक यूनिट बनाएंगे 100 रुपया, दूसरा बनाएंगे फिर 100, तीसरा बनाएंगे फिर 100, चौथा बनाएंगे फिर 100, तो हर यूनिट के बदले में आपको पैसे मिलते हैं। तो जितने ज़्यादा यूनिट्स उतनी ज़्यादा कॉस्ट, जितने कम यूनिट्स उतनी कम कॉस्ट। बात समझ आती है? सिंपल बात है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। जी इसको आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक है जी स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम, एक है जी डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम। बनाइए इसके टाइप्स और फिर इन दोनों को वन बाय वन डिफाइन करते हैं। लिखें जी स्ट्रेट पीस वर्क रेट, स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। इन दिस टाइप ऑफ पीस वर्क पेमेंट, स्ट्रेट का लिखवा रहा हूं आपको, इन दिस टाइप ऑफ पीस वर्क पेमेंट all units produced by the worker will qualify for a flat labor rate per unit, will qualify for a flat labor rate per unit. In other words, per unit labor rate, will be same. In other words, per unit labor rate will be same regardless of the number of units produced. In other words, per unit labor rate will be same regardless of the number of units produced. मतलब क्या है जी इसका? लेट्स अज्यूम एग्री हुआ कि एक यूनिट बनाने पे आपको 10 रुपए मिलेंगे,
आपने 100 बनाए, 100 इंटू 10। आपने 200 बनाए, 200 इंटू 10। आपने 1000 बनाए इंटू 10। आपने 10,000 बनाए इंटू 10। आपने इतने बनाए, पता नहीं कितने हैं ये, इंटू 10। तो जितने मर्जी बना लें, रेट 10 ही लगना है। ठीक होगी बात? तो जब आपका रेट फ्लैट सब पे एक जितना ही लग रहा हो, इसको बोलते हैं स्ट्रेट पीस वर्क सिस्टम। ठीक होगी बात? रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ज्यादा बनाए कम बनाए, रेट सेम ही मिलना। बात समझ आ गई? डिफरेंशियल क्या होगा? रेट चेंज हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। डिफरेंशियल के अंदर डिफरेंशियल वर्ड से ही पता लग रहा है कि रेट डिफरेंट हो जाएगा। अब वो रेट कैसे डिफरेंट होगा वो भी हम देख लेते हैं। लिखिए जी इसकी डेफिनेशन। अंडर दिस मोड ऑफ पेमेंट, अंडर दिस मोड ऑफ पेमेंट, वर्कर विल बी पेड, under this mode of payment, worker will be paid at different rates per unit. Worker will be paid at different rates per unit for range of production. Worker will be paid at different rates per unit for range of production. For range of production. मिसाल के तौर पे 1 से लेके 100 यूनिट्स तक आपको ₹20 पर यूनिट मिलेंगे। 101 से लेके 200 तक आपको मिसाल के तौर पे ₹22 पर यूनिट मिलेंगे। 201 से 300 तक ₹24 पर यूनिट मिलेंगे। और 301 से ऊपर जितने भी यूनिट्स बना लें आपको 30 पर यूनिट मिलेंगे। इस तरह की कोई आपको डिफरेंट रेट्स बताए होंगे। एग्जाम्पल लिख के ये बना लें, इसके बाद मैंने आपको आगे कुछ और लिखवाना है। रिजल्ट कब है आप लोगों का जी? 3 को है। 3 को है तो दिन क्या है? दिन नहीं पता होते। मंगल को आता है वैसे यार। ऐसे टाइम गया रिजल्ट का, जैसे पता नहीं क्या हो गया। रिजल्ट ही क्या है? 3 को वेडनेसडे है। ओके, फिर छुट्टी मिलेगी मुझे। कितनी छुट्टियां होंगी? 3 मंगल की, बुध की तो नहीं होगी। जिस दिन रिजल्ट है उस दिन नहीं होगी छुट्टी। 3 छुट्टियां होगी, 3 मंगल बुध, मंगल बुध। ओके ठीक है। एसएमएस आता है ना आप लोगों को? अच्छा ठीक, लिख ली एग्जाम्पल। सवाल का जवाब दें। एक बंदे ने 270 यूनिट्स बनाए हैं। एक बंदे ने 270 यूनिट्स बनाए हैं। कितने पैसे मिलेंगे उसे? पहले 100 तक 20, अगले 100 पे 22। अच्छा भाई इस तरह फरमा रहे हैं कि अगर उसने 270 यूनिट बनाए हैं तो आप कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, 100 इंटू 20 जमा 100 इंटू 22 जमा 70 इंटू 24, ऐसे होगा। या अगर 270 इस रेंज में फॉल कर रहा है तो पूरे के पूरे 270 भी 24 लग जाएंगे। हाँ जी, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं, दोनों ऑप्शंस हो सकती हैं। लिखें जी अंग्रेजी। अब एग्जांपल लिखिए, अंग्रेजी लिखें। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम। देयर आर 2 ऑप्शंस ऑफ डिफरेंशियल पीसवर्क सिस्टम। नंबर 1 लिखिए, changed rate will be applied, changed rate will be applied to whole production,
चेंज्ड रेट विल बी अप्लाइड टू होल प्रोडक्शन। नंबर 1 डाल के लिखा ना आपने, चेंज्ड रेट विल बी अप्लाइड टू होल प्रोडक्शन। और नंबर 2 लिखें, changed rate will be applied to additional range only. Change rate will be applied to additional range only. जी जो आपको नंबर 1 पे लिखवाया गया ना है कि चेंज रेट विल बी अप्लाइड टू होल प्रोडक्शन, वो ये वाली बात है कि जितने भी आपने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उस पे एक ही रेट लगा दें जिस रेंज में भी वो फॉल कर रहा है। और ये जो आपको एडिशनल यूनिट्स वाली बात बताई है ना कि जैसे जैसे रेंज चेंज होती जाएगी रेट्स चेंज होते जाएंगे, ये दूसरे वाला पॉइंट है जो मैंने आपको लिखवाया। ठीक होगी बात? क्या आपको ये बात समझ आ गई? सवाल मेरा आपसे ये है कि दोनों में से ठीक कौन सा है? ये दोनों ही ठीक है, ये दोनों गलत नहीं है, ये दोनों ही ठीक है। ठीक होगी बात? प्रैक्टिकली ये दोनों ही चलते हैं, लेकिन हमारी बात तो ऑब्वियसली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। पेपर में आई कैप आपको सवाल में खुद ही बता देता है कि आपने कौन से वाला जो है वो मेथड लगाना है, या ये लगाना है या ये लगाना है। ठीक होगी बात? नॉर्मली आई कैप कौन से वाला कहेगा? जाहिर बात है जो थोड़ा अजीब सा है, आई कैप नॉर्मली ये वाला मेथड लगवाता है और वो सवाल में आपको खुद बता देगा कि आपने रेट ये वाला लगाना है, सिंगल लगाना है, या एडिशनल रेंजेस पे जो रेट्स चेंज हो रहे हैं आपने वो लगाने हैं। ये सवाल की अंग्रेजी पढ़ के हमें पता लगेगा। ठीक होगी बात? अगर सवाल साइलेंट है तो बाय डिफॉल्ट आपने यही वाला लगाना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपने ये वाला रेट लगाना है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर आप इस पे जाएंगे। ठीक है, आप एडिशनल रेंजेस पे डिफरेंट रेट्स लगाया करेंगे। बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है यहां तक? ओके, लीजिए ये पीस वर्क वाली बात भी आपकी कंप्लीट हुई। आप लोग आइए पेज नंबर 210 पे, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वैल्यूएशन के जो पास पर थोड़े बहुत हमने छुड़वाए, मैंने नहीं करवाए, वो आपने कर लिए होंगे। ऐसे ही है ना? सही उम्मीद कर रहा हूं मैं? नो सर, कोई बात नहीं। फिर 3 तारीख को भी जो मैं उम्मीद कर रहा हूं फिर मैं ठीक कर रहा हूं। इंसान बन जाए इंसान, साथ साथ कर लें, मेहरबानी करें। मोस्टली पास पेपर मैंने आपको मैनेजमेंट के भी करवा दिए हैं, वैल्यूएशन के भी 2 ही पास पेपर हैं जो रह गए। कम से कम वो तो कर लेते यार, वो कर लें। कोई सवाल है मेरे से पूछ लें, चीज़ों को क्लियर करके आगे चलें। एंड पे फिर अगस्त में मैसेज भेज रहे होते हैं, सर ये वाला नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। तो साथ साथ मेहरबानी करें, प्लीज़ करते जाएं। 3-3 4-4 ही हैं। हर चैप्टर के शुरू के 2-3 दिन आपको पता नहीं काम होता कोई। अब 2 दिन हो गए मैंने आपको कोई होमवर्क नहीं दिया, तो ये 2 दिन आपको यूटिलाइज कर लेने चाहिए थे। अब ये चैप्टर खत्म होगा, अगला ओवरहेड का शुरू होगा, फिर 2-3 दिन कोई काम नहीं होगा, उसमें पुराने पास पेपर पूरे कर लें आप। टाइम तो होता है आपके पास, तो प्लीज़ ये साथ साथ करते जाएं। मैंने आपको कहा है कम से कम 3 दफ़ा पास पेपर आपने अपने हाथ से गुजारने हैं पूरे सेशन में। ठीक है, तभी कोई पास होने का चांस बन सकता है, वरना तो फिर मुश्किल बात है। क्वेश्चन 3 पे है। Amalgamated Limited is a manufacturer of a product used in the motor industry. The product is assembled from various parts and the production operative is paid on a piece work basis. तो यहाँ से आपको बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे हमें पेमेंट मिलती है। जब उसने पीस वर्क की बात की, द पीस वर्क स्कीम टू बी अप्लाइड टू ऑल गुड प्रोडक्शन इन अ वीक इज एज फॉलोज। वो कहता है जो प्रोडक्शन सही वाले यूनिट्स होते हैं ना, खराब वालों को फारक कराएं, सही वालों पे ये रेंज है 0 से 100 पे 0.4 पर यूनिट, 101 से 200 पे 0.48, 201 से 300 पे 0.56, 301 से 400 पे 0.64। 400 से ऊपर नहीं लिखा हुआ, 400 से ऊपर नहीं लिखा हुआ, तो 400 से ऊपर 0.64 ही है। ओके, 400 से ऊपर 0.64 ही है। आगे वो कहते हैं जी रिजेक्टेड प्रोडक्शन डज नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट। ठीक है जी, जो प्रोडक्शन रिजेक्ट हो जाती है उसको पेमेंट नहीं मिलती। इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट ओनली एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट्स। हाँ जी, ये वाला पॉइंट 1 कह रहा है कि 2 कह रहा है? ये 2 कह रहा है आपको कि आपने ये 2 लगाना है। ठीक है, गिवन बिलो इज द आउटपुट फॉर 3 ऑपरेटिव्स। ऑपरेटिव्स कहते हैं लोग, वो पर लोग जो ऑपरेशंस में काम कर रहे होते हैं, ऑपरेटिव्स।
गिवन बिलो इज द आउटपुट फॉर 3 ऑपरेटिव्स फॉर द वीक एंडिंग 31 अक्टूबर 2001। एक हफ्ते का डाटा दिया गया है। ले जी, ए ने टोटल 520 बनाए जिसमें से 19 रिजेक्ट हो गए, बी ने 600 बनाए जिसमें से 62 रिजेक्ट हो गए, और सी ने 480 बनाए जिसमें से 10 रिजेक्ट हो गए। रिक्वायर्ड में बस आपने लेबर कॉस्ट निकालनी है तीनों की अलग अलग। कर लेंगे? ये सवाल आपने घर से करके आना है इंशाल्लाह। कल इस सवाल को पहले करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक होगी बात? इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। आसान सा सवाल है, 10 मिनट में हो जाएगा। जी जी, सवाल पूछे। बिल्कुल डिफरेंट आएगी, दोनों से कैलकुलेशन से आपकी डिफरेंट आएगी। देखें ना, यहाँ पे आप 270 सब पे 24 लगा रहे हैं, यहाँ पे 100 पे कुछ है, 100 पे कुछ है, 70 पे कुछ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कम आएगी, यहाँ पर ज़्यादा आएगी। ओके, बहरहाल पेपर में जो कहेगा आपने वो रेट लगा देना। और कोई सवाल किसी का? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।